नमस्कार दर्शकों, हम आप और कानून में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम जो विषय आपके लिए लेकर आए हैं वो विषय हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, वो विषय है भ्रष्टाचार। जी हाँ, जब न्याय, काम, लाभ कुछ सीमित लोगों के हाथों से गुजरता हुआ सीमित लोगों तक पहुंच जाता है, जब ईमानदारी की जगह लालच ले लेता है, अधिकारों का दुरुपयोग होने लगता है और कुपात्र को ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो किसी पात्र को मिलनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है। जी हाँ, भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो हमारे समाज को खाता जा रहा है और भ्रष्टाचार अलग अलग रूपों में, अलग अलग समयों में समाज में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता ही है। तो आइए जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है और किस तरह से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हम, आप और कानून का हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। जी हाँ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गौरव कुमार सोनी। आप अधिवक्ता दुर्ग हैं, इसके साथ ही आप सहायक प्राध्यापक हैं कल्याण विधि महाविद्यालय भिलाई में। गौरव कुमार सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी धन्यवाद। गौरव जी, जैसे आप अधिवक्ता भी हैं, आप सहायक प्राध्यापक भी हैं और आप कानून से जुड़े हुए हैं, और आज का जो विषय है वो हम सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की बात अगर हम करें तो भ्रष्टाचार वास्तव में दीमक की तरह है जो हमारे समाज को खाता जा रहा है, और इसको किस तरह से इसका निवारण करना है आज आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे करूँगी मैं कि भ्रष्टाचार आखिर है क्या और आम आदमी इसे कैसे पहचान सकता है? जी मैम, देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार से हम ये समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट आशय, एक ऐसा आचरण जो भ्रष्टाचार की तरफ में लोगों को और ज़्यादा ढकेल रहा है, एक ऐसा आचरण जो नैतिक मूल्यों और साथ ही साथ समाज के खिलाफ जा रहा है, कानून के खिलाफ जा रहा है। तो एक ऐसे आचरण को हम भ्रष्टाचार का नाम दे सकते हैं। तो भ्रष्टाचार अगर आम लोगों की बात करें अगर हम, तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी एक ऐसे पद पे बना हुआ है जिस पद की गरिमा होती है, जिस पद का एक कर्तव्य होता है, और वह व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मान लो एक ब्राइब टाइप का मांग रहा है, तो वो सब आपका भ्रष्टाचार के पार्ट में आता है। अच्छा, यानी भ्रष्टाचार किसी पद का दुरुपयोग भी हम कह सकते हैं कि यदि कोई पात्र नहीं है, कुपात्र है, सुपात्र नहीं है और उसे वो पद दिया जा रहा है या उसे कोई लाभ दिया जा रहा है, तो वो भी भ्रष्टाचार का एक रूप हम कह सकते हैं। जी सर, आप ये बताएं कि भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन से प्रमुख कानून हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार भारत के लिए कोई एक नया विषय नहीं है। नए नए शासक आए थे, विदेशी शासक ने यहाँ पर भारत में शासन किया हुआ है ना। तो भ्रष्टाचार पहले से हमारे जमीन में मौजूद था यहाँ पर, मगर जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो मुख्य जब अंग्रेज आए तो उस समय इसकी जो जड़ी थी हमारे समाज में, हमारे जो देश में, वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो उनका हम लोग ये देख सकते हैं कि एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको हुआ करता था, है ना, एक हाई हेडनेस रखते थे। और हमारी ये टेंडेंसी होती थी कि जिनका जो हमारे शासक है उनको हम मच ऑब्लाइज करने के लिए कुछ ना कुछ हम गिफ्ट या फिर और चीज़ें उनको खुश करने के लिए हम लोग दिए करते थे। तो जहाँ से गिफ्ट की शुरुआत होती है वहाँ से फिर करप्शन या भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती थी। तो ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, मगर देश में भ्रष्टाचार की जो जड़ें थे वो और मजबूत करके चले गए। तो उसको हटाने के लिए 1947 में जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 को इनेक्ट किया था। तो भाई हमने कानून तो बना दिया और इसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश से भ्रष्टाचार को हमको हटाना था, मगर इसके अगले साल ही 1948 में ही एक नया घोटाला हो जाता है, जीप घोटाला। 200 जीप हमने, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए 200 जीप हमने ऑर्डर किया रहता है, बट उसमें से जो 50 जीप है वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद 1956 में देखा जाए तो वहाँ पर भी एक मुंद्रा घोटाला नाम से हुआ रहता था। 1.2 करोड़ रुपीस का LIC ऑफ इंडिया उस समय एग्जिस्टेंस में आया ही था और घोटाले हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बोफोर्स घोटाले। तो ऐसे घोटालों का जो सिलसिला है वो तो उस समय जारी रहता ही था। तो जब हमने कानून बना दिया है तो घोटाले तो कम होने चाहिए थे, तो इसलिए हमने 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हमने अस्तित्व में उसे हम लेकर आए, और जो 1947 का एक्ट था उसको हमने और थोड़ा मजबूत किया, और उसकी जो दंड का प्रावधान है उसे और हमने थोड़ा कठोर बनाया, और 2018 में उसमें संशोधन भी किए गए थे। अच्छा जी, सर ये बताएं कि लोक सेवकों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो लोक सेवक किन लोगों को कहा जा सकता है? मैम देखिए, लोक सेवक की जो परिभाषा है वो कानून के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो एक लोक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको इस एम्बिट में लेकर आना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सेक्शन नंबर 2C में
टोटल 12 कैटेगरीज दी गई हैं जो लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। अच्छा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए, और जो नगरीय निकाय, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सब के एम्प्लॉय होते हैं, सांसद है, विधायक हैं, है ना। इनफैक्ट जो एनजीओस है, सोसाइटी से जो रजिस्टर्ड है, जिनको गवर्नमेंट से एड प्राप्त हो रहा है, गवर्नमेंट से ग्रांट प्राप्त हो रहा है, वो सारे लोग भी यहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। अच्छा। और इसी के तहत अगर आप दूसरे तरफ देखें, जैसे हमारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी हुआ करता था, तो उसमें जो लोक सेवक की परिभाषा है उसका उद्देश्य अलग था, तो इसलिए उसका डेफिनेशन वहां पर अलग था। और यहाँ पर हमको ये कोशिश करना था कि ज्यादा से ज्यादा मोस्टली मैक्सिमम पीपल इसमें इसके परिभाषा के अंतर्गत है। जी, यानी इसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थान भी आते हैं बिल्कुल, जिनको ग्रांट प्राप्त है। जी जी। सर ये बताएं कि जो रिश्वत की हम बात करते हैं, जब कोई काम हुआ नहीं हुआ, कोई व्यक्ति है जो रिश्वत नहीं देना चाहता, तो उसको लोग बोलते हैं कि नहीं जाओ थोड़े पैसे दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी एक बहुत आसान सा तरीका है, फलसफा चल गया है कि अगर आपका काम नहीं हो रहा, आप फलाना व्यक्ति के पास जाइए, वो आपका काम करवा देगा, बदले में आपको उसे कुछ देना होगा, चाहे वो गिफ्ट के तौर पे हो या पैसे हो। तो ये बताएं कि रिश्वत जो है वो सिर्फ पैसे तक सीमित है या इसके और भी रूप हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि गिफ्ट, तो क्या ये भी रिश्वत में आता है? हाँ बिल्कुल, बल्कि इनफैक्ट जो 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जो संशोधन किया गया था, वो भी उसका उद्देश्य ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग इसमें भ्रष्टाचार में एक रिश्वत के रूप में उसे हम एक्सेप्ट कर पाएँ। जैसे मान लीजिए हम पैसा भी दे सकते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ भ्रष्टाचार ही है, एक रिश्वत का प्रकार ही है। आप अगर मान लीजिए किसी मामले में किसी व्यक्ति को उसके काम करने के लिए या काम ना करने के लिए अगर आप किसी भी तरीके से उसे पैसा दे रहे हो, तो वो भी एक रिश्वत का प्रकार होता है। आप उसे कोई बहुमूल्य उनको गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करके किसी पॉलिटिशियन को या फिर कोई बड़े व्यक्ति को या फिर उनसे रिलेटेड कोई पर्सन को अगर आप उनसे कॉल करा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का रिश्वत ही होता है। कुछ टूर पैकेजेस हो जाने, या फिर आप कोई ऐसा वर्क है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्किटेक्चर हैं और आपका भाई वो तो आपका रेट है, आप जितना भी अमाउंट है वो फिक्स कर सकते हैं, मगर आप सामने वाले को रिश्वत ना देकर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके मकान को 5 लाख 10 लाख रुपए में बना दूंगा, तो ये भी तो एक प्रकार का रिश्वत ही हुआ, है ना। इसके तरीके तो बहुत सारे निकल गए मैम। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक ऑफिसर थे, अभी बीच में न्यूज़ में भी आया था वो, कि एक ऑफिसर थे, वो भ्रष्टाचार मांगने के लिए डायरेक्ट उनसे कुछ नहीं बोलते थे कि आप आइए यहाँ पर, मैं आपका काम जरूर कर दूंगा, बस आप बाहर जाइए और एक कप चाय पी लीजिए। तो वो बाहर गया चाय पीने के लिए, और उस चाय की कीमत थी 30,000 रुपये। अच्छा, हाँ, यानी ये भी एक प्रकार है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि इस तरह की मांग की जाती, किसी भी तरह की मांग, जैसे कई बार ऐसा होता है कि इनाम के तौर पे हम वो करते हैं, तो क्या ये भी चीजें भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है, रिश्वत के अंतर्गत आती है? एनी फॉर्म ऑफ अनड्यू एडवांटेज इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम अ पर्सन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्राइब। तो भ्रष्टाचार में ऐसी कोई भी चीजें जो आपका जो मॉनिटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है सैलरी के रूप में, या फिर जो लीगल रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है, उसको हटकर अगर आपको कोई भी चीज प्राप्त हो रहा है, तो वो एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। अच्छा सर, ये तो हमने पैसों की बात की कि कोई पैसा दे रहा है, जैसे आपने उदाहरण भी दिया बहुत अच्छा कि 30,000 की चाय मिल गई आपको, तो एक तरह का भ्रष्टाचार है, एक तरह की रिश्वत है वो। तो रिश्वत जो है वो सिर्फ पैसे तक सीमित है, भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ पैसे तक सीमित है, या किसी अन्य रूप में भी हम इसे देख सकते हैं रिश्वत को? हाँ, पैसे के साथ में बाकी चीजें भी हो जाती है मैम, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। और अगर आप आगे अगर देखा जाएगा तो आप रिश्वत तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ में आप किसी पॉलिटिशियन से फोन करा दे रहे हैं, है ना, कोई टूर पैकेज हो जा रहा है, तो ये सारी चीज भी अलग अलग रिश्वत के तरीके ही होते हैं इसमें। यानी भ्रष्टाचार पैसे के बिना भी हो सकता है, बिल्कुल पैसे के बिना भी हो सकता है, किसी अलग रूप में भी, जैसे आपने कहा कि टूर पैकेजिंग है, या कोई महंगा सा गिफ्ट दे दिया, या आपने बताया कि घर का आप काम कर दे रहे हैं कि आप यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो हम ये कर देते हैं, तो ये सभी इसके प्रकार हैं एक तरह से। जी सर, अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसे क्या सजा मिल सकती है, किस तरह की सजा का प्रावधान है? मैम देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसमें चैप्टर नंबर 3 है जो सेक्शन नंबर 6 to 16 तक डील करता है। उसमें सारे के सारे दंड के प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अगर आप धारा नंबर 7 की बात करें, तो धारा 7 ये कहता है कि अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल से 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, तो जुर्माना कितने पैसों का? जुर्माना वो डिपेंड करेगा कि उनका इम्पैक्ट कितना, निर्धारित नहीं है उसमें, बस ये तय है कि आपको कम से कम 3 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा हो सकती है। कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर भी होते हैं, जैसे मान लीजिए बार बार उनको सजा मिल रही है मगर सेम प्रकार की एक्टिविटी, फिर वो ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और इसमें ये भी बात है कि एक तो हम आप सजा
कोई अगर मान लीजिए कोई रिश्वत ले रहा है तो इसमें रिश्वत देने वाले को भी सजा का प्रावधान है। हाँ, मैं आपसे बस यही पूछने वाली थी सर कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिश्वत लेने वाला जितना दोषी है उतना रिश्वत देने वाला भी है, तो क्या ये सही है कि रिश्वत देने वाला भी दोषी है, और दोषी है तो वो कितना दोषी है, कैसे उसके लिए हम जैसे हम ये जानते हैं कि जो ताली है वो दोनों हाथों से बजती है ना, इस प्रकार के कल्चर को, जो करप्शन है, जब हम भ्रष्टाचार को हटाने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में अगर आप कानून की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कानून बन सकता है, मगर जब तक आम आदमी या फिर जो लोग हैं हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे कि भाई जब तक हम पैसा अगर देंगे सामने वाले को, जब हम भ्रष्टाचार में खुद इन्वॉल्व होंगे तब तक भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म नहीं होने वाला। तो इसके लिए ये होता है, और साथ ही साथ कानून में भी इसमें प्रावधान दिया गया है। 2018 का अमेंडमेंट इसी मकसद से किया गया था कि जब अगर मान लीजिए आप भ्रष्टाचार का अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप रिश्वत दे भी रहे हैं किसी सरकारी कर्मचारी को उनके काम करने के लिए या उनके काम नहीं करने के लिए, तो वो भी आपके लिए एक सजा का प्रावधान होता है, और सेम प्रकार की सजा होगी। अच्छा, जो उस अधिकारी को है वही सजा रिश्वत देने वाले को भी हो सकती है। जी सर, ये बताएं कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि किसी व्यक्ति का काम बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा है, बहुत मजबूरी में उसे रिश्वत देनी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो खुद को कैसे बचा सकता है? देखिए, कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हम चाह के भी उस करप्शन में इन्वॉल्व होना पड़ जाता है, हमको रिश्वत देना पड़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक पर्सन है, अपने एक पेशेंट को वो हॉस्पिटल लेके गया, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो मना कर रहे हैं कि आप इतना पैसा अमाउंट इतना जमा करोगे, आप मुझे रिश्वत दोगे तभी मैं इसका इलाज करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति तो ये हो जाती है कि उस समय एक मिनट है वो बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है ना, तो उस समय आपको तो रिश्वत देना पड़ जाता है ना। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारे पास इस लॉ में प्रावधान दिया गया, इस कानून में उस चीज का प्रावधान दिया है कि आप 7 दिनों के अंदर संबंधित अगर आप जो अधिकारी है या फिर संबंधित आयोग है वहां इस बात की सूचना आप दे देते हैं कि मुझे इस प्रकार का भ्रष्टाचार या फिर रिश्वत की मांग की गई थी और मैंने खुद वहां पर इस जगह पे मैंने रिश्वत दिया है। अच्छा। तब आपको उस कानून से बचाया जा सकता है और जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल में गए हैं, इलाज नहीं मिल रहा, तो उस समय तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि हमें अपने जो परिजन हैं जिन उनको बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे समय में आपको रिश्वत देनी ही पड़ती है। लेकिन दर्शकों से ने बहुत अच्छी बात बताई कि 7 दिन के भीतर यदि आप आयोग में जाके शिकायत करते हैं, संबंधित जो भी आयोग है वहाँ शिकायत करते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं, यानी आप पर ये दाग नहीं लगेगा कि आपने रिश्वत दी है। जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से संदेश का, तो दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हम आप और कानून में आपसे फिर मुलाकात होगी इस संदेश के बाद। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम आप और कानून में। हम आप और कानून में हम बातचीत कर रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में, और गौरव कुमार सोनी जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, ये बताएं कि जो आम नागरिक है वो भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ और कैसे कर सकता है? देखिए, जैसे इसके पहले ही हमने बात किया कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मजबूरी में अगर करप्शन में इन्वॉल्व होना चल गया या फिर उसे रिश्वत देना पड़ गया मजबूरी में, तो वो 7 दिनों के अंदर में एक संबंधित आयोग को सूचना दे सकता है। तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है इसके, जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल विजिलेंस कमिशन है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, और एंटी करप्शन ब्यूरो का तो एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1064। अगर आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एविडेंस के साथ में सूचना दे देते हैं तो वहां पर कार्रवाई भी हो जाती है। अच्छा। और साथ ही साथ विजिलेंस कमीशन के अपना खुद का पोर्टल है ना, उनके वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक कंप्लेंट का एक कॉलम होता है। वहां अगर आप उसमें अपनी डिटेल लिखेंगे और जो भी एविडेंस है, जिस समय भी आपके साथ में इस प्रकार की घटना हुई है, आपने भ्रष्टाचार इन्वॉल्व हुए हो, तो उसकी आप सूचना उस जगह पे दे सकते हैं। और नॉर्मल अगर मान लो इस प्रकार की और डिमांड हो रही है तो आप इसके लिए FIR भी करा सकते हैं संबंधित पुलिस थाने पे। अच्छा, यानी अगर हमने एक बार
शुरुआत कर दी कि हम रिश्वत दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उसके बाद मन गवाही नहीं दे रहा, पहली बात तो आपने बताई कि 7 दिन के भीतर हम शिकायत अपनी जो व्यथा है उसे बता सकते हैं, और दूसरा आपने बताया 1064 ये नंबर है और इस पे हम आगे की जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। तो दर्शकों बिल्कुल ध्यान रखें आप, 1064 ये एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर है जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी आपकी शिकायतें हैं, बातचीत हैं, उन्हें आप बता सकते हैं। सिर्फ आप ये बताएं कि क्या जो शिकायत करता है, यदि किसी ने शिकायत की कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ रिश्वत दी जा रही है, भ्रष्टाचार का कोई भी प्रकार उसे देखने को मिल रहा है और वो व्यक्ति चाहता है कि उस चीज़ को, वो उस बात को, उस घटना को आगे तक लेकर आए, तो क्या ऐसे में शिकायत तो उसने कर दी, उसकी जो पहचान है वो कितनी सुरक्षित रह सकती, वो व्यक्ति कितना सुरक्षित रह सकता है ऐसी स्थिति में? जी मैम देखिए, इस केस में अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने शिकायत की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर ये जो कानून है इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा, लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे, और जो लोग जागरूक है उनके अंदर में ये डर भी आ जाता है कि अगर हम किसी ऑफिसर के खिलाफ में अगर कंप्लेंट करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, इसके रिपरकशंस हैं, इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कहीं हमें ना भुगतना पड़े। बिल्कुल। तो इसमें भी प्रावधान दिया गया है कि अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना किया जाए, तो ऐसे केस में भी आपकी आइडेंटिटी एक गोपनीय रहेगी, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। अच्छा। जब तक जांच है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इनके भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि अगर आप कोई अगर जांच करता है, अगर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करने आप चाह रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, अज्ञात के नाम से ही आगे केस चलेगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में ये होता है कि मान लीजिए कई बार जब ट्रायल स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जब ट्रायल स्टार्ट होता है उस समय आपको कभी गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। अच्छा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, मगर मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि देखिए इसमें एक ट्रैप केस का भी सीन आता है, जैसे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में हम लोग सुनते हैं कि भाई इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन हुआ और इस ऑफिसर को पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, तो ऐसे केसेस में कई बार होता है कि आपकी जो आपने तो सूचना पहले ही दे दी, स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो उसमें आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत भी नहीं होती। अच्छा, यानी पूरी तरह से आपकी आइडेंटिटी सेफ है, आप बिल्कुल आपका नाम जाहिर नहीं होगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने ट्रैप केस की बात की ही, तो ट्रैप केस क्या है और क्या जो हम फिल्मों में देखते सुनते हैं तो ये फिल्मों जैसा ही होता है क्या? देखिए, पूरी तरह फिल्मों की तरह तो नहीं मैं बोल सकता, मगर लगभग बहुत सारी जगह में अगर बहुत हद तक अगर देखा जाए तो ये फिल्मों की तरह होता है। जैसे मान लीजिए एक पाउडर आता है फेनोप्थिलीन, जो एक कलरलेस पाउडर है, कोल्टार का एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को ना उस नोट्स, जो करेंसी नोट्स होते हैं उसमें लगा दिए जाते हैं, और जैसे हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति या फिर हमें सूचना मिलती है, किसी की शिकायत मिलती है कि इस अधिकारी ने हमसे रिश्वत मांगा है, तो वो लोग ना एक प्रकार का पूरा ट्रैप अरेंज करेंगे। अच्छा। एम्बुश लगा के रखेंगे कि कोई या तो प्रार्थी बन के जाएगा, उनके आसपास में कोई 2 लोग खड़े रहेंगे, कई बार कैमरे भी लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरेस भी रहते हैं, और फिनोप्थिलीन पाउडर उस करेंसी में रहता है। जैसे ही संबंधित अधिकारी के पास में वो करेंसी पहुंचता है तो वो पाउडर या तो उनके हाथ में लग जाता है या तो उनके कपड़े में भी वो कुछ पार्ट है वो पहुंच जाते हैं उसमें। तो जैसे ही वो करेंसी एक्सचेंज होता है, जो ट्रैप, जो एम्बुश लगा के बैठे हैं ऑफिसर्स, वो सब आके उनको पकड़ लेते हैं, है ना, उनको तुरंत वहाँ पर तत्काल रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तो जो सुनियोजित होता है, सुनियोजित होता है, राइट मैम। तो ये जो फिनोप्थिलीन पाउडर है, जैसे हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट में हम लोग इसे इमर्स करते हैं तो उसका जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है। अच्छा। तो वो ये व्यक्ति बोल भी नहीं सकता कि भाई मैंने तो मांगा ही नहीं था, मुझे तो ये नोट मिला ही नहीं। तो जब आपने मांगा नहीं था तो आपके हाथ में कैसे आया, है ना, उसके जो प्रोडक्ट्स है, जो पाउडर है वो आपके कपड़े में कैसे आ गए। तो इसी चीज को हम रंगे हाथों पकड़ना कहते हैं। अच्छा, यानी जैसे पता चल गया कि फला व्यक्ति सपोज ए है, वो इस तरह की रिश्वत लेता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रैप केस कर सकते हैं कि किसी को भेजा कि आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए, फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ इतना पैसा लगेगा और इतने में ये हो जाएगा, तो इस तरह का ट्रैप केस करके उन्हें सुनियोजित तरीके से रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वहाँ कुछ इंडिपेंडेंट गवाह भी रहते हैं, है ना, जो इस घटना को होते हुए देखे हैं और इसे पकड़ते हुए भी देखे हैं। जनरली होता क्या है इन्वेस्टिगेशन में, या तो लूप होल्स होते हैं या तो फिर कोई अच्छे हमको दुखता सबूत नहीं मिल पाते, तो एविडेंस की कमी के कारण भी जो आरोपी है वो आजाद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना बने और सामने वाला व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाए, साथ में स्वतंत्र गवाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो उस आरोपी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है इस केस में। यानी पूरी तरीके से, जैसे हमने कहा कि पूर्व नियोजित और सुनियोजित तरीका है ये किसी भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को यदि पकड़ना हो तो। सर, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी गैर सरकारी दोनों तरह के लोगों को हम इसमें लेते हैं, शामिल किया जाता है लोक सेवकों में। तो यदि कोई लोक सेवक है जो सरकारी सेवा में है तो उसके खिलाफ हमें शिकायत करनी है भ्रष्टाचार से संबंधित, तो क्या उसके लिए कहीं से आपको अनुमति लेनी है, कोई सैंक्शन लेना होता है?
हाँ, अभी जो नए अमेंडमेंट आए हुए थे, कई बार क्या है, हमारा ये उद्देश्य तो ये है कि हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हम पकड़ें, मगर कई बार ऐसा होता है कि उस अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने के लिए ही कुछ लोग हैं वो फॉल्स कंप्लेंट उनके कर देते हैं, है ना। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई अज्ञात के नाम से कोई कंप्लेंट आया है तो सबसे पहले आपको उसके संबंधित अधिकारी, है ना, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अथॉरिटी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें अथॉरिटी रहती है, मतलब एक ऐसा अथॉरिटी जिसको उनको हटाने की शक्ति है। अच्छा। तो उनसे आपको परमिशन लेना होगा, यानी हायर अथॉरिटी में आपको परमिशन लेना जरूरी जी, है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में भी और ट्रायल के टाइम में भी। अच्छा, बट हाँ, दोनों समय में, जी हाँ। इसमें भी एक परिवाद है, एक एक्सेप्शन है जी। कि अगर मान लीजिए कोई मामला है ट्रैप केस का, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी सूचना हमें पहले देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा। हो सकता है कि मान लो कोई चीजें हैं अगर हम डिस्क्लोज करें तो वो मामला लीक हो सकता है, तो इसलिए आप पहले रंगे हाथ पकड़ लिए उनको, उसके बाद में आप अगर इन्फॉर्म करेंगे तो भी वो चल सकता है। अच्छा, यानी दोनों तरह की परिस्थितियों की गुंजाइश है जी। यहाँ पे। जी सर, ये बताएं कि जो ये इस तरह के मामले हैं सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वाले, तो ऐसे मामलों का निपटारा उसकी समय सीमा क्या होती है? कोई तय समय सीमा है या सालों लग जाते हैं? किस तरह से निपटारा होता है? जी जी, ये मैम ये तो नॉर्मल बात है कि कई बार केसेस हैं जो बहुत लंबे खिंच जाते हैं जी। और अगर मान लीजिए कोई निर्दोष है जिसे झूठा फंसाया गया है, वो व्यक्ति भी इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत समय तक, मान लीजिए 5 साल 8 साल बाद अगर उनको एक्विटल, उनके दोषमुक्त किया जाता है, मगर वो 5-8 साल तो कितना ज़्यादा वो सिस्टम के अंदर ग्रिल हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए यहाँ पर 2 साल का टाइम लिमिट दिया गया है। अच्छा, अमेंडमेंट के बाद में कि 2 साल के अंदर ही आपको पूरा ट्रायल प्रोसेस है वो कवर अप करना है। अच्छा। 2 साल के अंदर अगर आपका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, सिर्फ 6 महीने का आपको एक बार में एक्सटेंशन मिलेगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक बढ़ सकता है। अच्छा। और हर 6 साल के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, तब आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो मामला है ये अभी तक आपका खत्म क्यों नहीं हुआ, आपने ट्रायल कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो मैक्सिमम अब 4 मंथ का ही एक्सटेंशन ले सकते हैं। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि 2 साल का जो समय है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दोषी है तो ठीक है, जो निर्दोष हैं ऐसे व्यक्तियों को, जैसे आपने बताया कि मतलब मानसिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 साल में आपको उस मामले को पूरी तरह से निपटारा करना है। सर ये बताएं, जो हम 1988 इस अधिनियम की बात करते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की, इसमें आपने बताया कि समय समय पर संशोधन होते आए हैं, तो 2018 का जो संशोधन है वो क्या था, क्या है, और आज की डेट में उसे हम कितना फ्रूटफुल माने कि कितना हमारे लिए उपयोगी है वो? मैम देखिए, जब 1988 में ये एक्ट जब इनेक्ट हुआ था, तब उस समय की परिस्थितियां हमारी बहुत अलग थी जी, और नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे, है ना। इसके जस्ट पहले बोफोर्स घोटाला भी हुआ था, तो जैसे ही बोफोर्स घोटाला हुआ तो उसके बाद हमें लगा कि भाई ये जो एक्ट है इसको हमें जल्दी से इनेक्ट करना पड़ेगा, तो 1988 में हमने नया कानून बना दिया। मगर इसी के बैकड्रॉप में 2005 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग होती है, असेंबली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एक संधि हुई और उस संधि को हमने रेटिफाई किया 2011 में। तो जैसे ही हम 2011 में इस संधि को रेटिफाई कर देते हैं तो हमको भी अपने डोमेस्टिक कानून, जो हमारा कानून है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है। अच्छा, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें अमेंड करनी पड़ी थी, जैसे लोक सेवक की जो परिभाषा है उसको हमने ब्रॉड किया, सेक्शन नंबर 8 लेकर आए, मतलब मान लीजिए आप कोई अगर करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो रिश्वत दे रहा है, उसे भी सजा का प्रावधान हुआ। कॉर्पोरेट लायबिलिटी हमने फिक्स की, जैसे कोई कंपनी वाले हैं वो भी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उस कंपनी वाले को भी उनको फाइन इंपोज किया जाएगा, और वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनको भी, उनके पास भी सजा का प्रावधान दिया गया था। अच्छा। साथ ही साथ ये जो सैंक्शन वाला विषय जो हमने अभी चर्चा किया, तो वो सैंक्शन वाले मैटर को भी हमने बाद में ही जोड़ा था। अच्छा, है ना। तो जैसे ट्रायल अगर किसी के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी करना है तो आपको पहले वहां से जो संबंधित अधिकारी है वहां से आपको सैंक्शन लेना होगा, तभी आप आगे कर सकते हैं। ये बात आपने बहुत सही कही कि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन किया गया। जी, गौरव जी, आप क्या सोचते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्टाचार का निवारण किस तरह से किया जाए? देखिए मैम, ये एक प्रकार का एक मोरल विषय है ये, है ना। जैसे मान लीजिए जब स्कूल के समय में हम एक मोरल साइंस पढ़ते थे, है ना, तो उस समय से ही अगर हमको शिक्षा दी जाए, है ना, ये स्कूलिंग अभी आप देखें क्लास 9 में अभी AI ML ये सब पढ़ाया जा रहे हैं, हाँ। तो हमको ये सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अब कॉम्पिटेंस अगर हम तब बढ़ा लेंगे, है ना, हम अच्छे से अच्छा समाज में अगर कर भी लेंगे, अपने फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी कर लेंगे, मगर हर फील्ड में आपको अगर भ्रष्टाचार दिखेगा तो ना हमको एक अच्छा रोड मिल पाएगा, ना अच्छी सड़कें मिल, है ना अच्छा कोई ब्रिजेस मिल पाएंगे, है ना। अभी तो देख ही रहे हम लोग कि कितना ज्यादा इसमें करप्शन बढ़ते जा रहा है।
तो अगर मान लो हम करप्शन को अगर नर्चर नहीं करेंगे, हम खुद इस ब्राइब के खिलाफ पे आवाज उठाएंगे और खुद हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसके कोई इंसिडेंट्स आ रहे हैं उसका हम सही टाइम पे रिपोर्ट करेंगे और बिना डरे इस बात को अगर हम उठाएंगे तो भी भ्रष्टाचार कम हो सकता है। जैसे पुराने समय में होता था, एंशिएंट टाइम से की बात करेंगे तो उस समय इतने कानून तो हुए नहीं करते थे, ये तो समय समय के साथ में नए से नए कानून आते जा रहे हैं, मगर भ्रष्टाचार कम हो नहीं रहा है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पहले के समय में हमको लॉ ऑफ कर्मा का ज्यादा प्रिवेल होता था कि अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे तो उसका जो फल है वो भी गलत होगा, है ना। तो इस प्रकार की जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। जी। और इसके पहले की भी बात है, जैसे मान लो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर थे तब उन्होंने हमारे मोरल साइंस से तो उनको कोई मतलब नहीं हुआ करता था। कैपिटलिज्म एक पूंजीवाद की धारा को यहाँ पर लेकर आए थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफा से मतलब होता था। तो वो भी जो कॉन्सेप्ट हमारे पास छोड़ के गए हैं, तो वो चीज हमें समझना होगा कि आज ये लोकतंत्र है, ये एक डेमोक्रेसी है, ये जो देश है ये भी हमारा है, जो सरकार है वो भी हमारी है, और इसमें अगर हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे तो इसका फायदा भी हमको ही होना है। जी गौरव कुमार सोनी जी, आज आप यहाँ आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। थैंक यू। दर्शकों, देखा, सुना और समझा आपने कि किस तरह से भ्रष्टाचार को हटाकर हम अपने भारत को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को विकास की राह में आगे ले जा सकते हैं। तो बिना भय के निर्भय होकर आप भ्रष्टाचार को रोकने में पहल करें, हमारा साथ दें और देखते रहें हम, आप और कानून। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।